नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल बिंदास में। हम आपके सामने आज लेकर आए मुद्दा बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर है और हिंदुस्तान इस विषय पर क्या सोचता है ये हमको जानना है, क्योंकि अमेरिका का चरित्र हमेशा संदिग्ध रहा है और अमेरिका ने अब तक तो पाकिस्तान का साथ दिया है। पूर्णतः व्यापारिक अप्रोच रखने वाले देश के मुखिया ने भारत में आए हैं। हमें भी जरूरत है, उनको भी जरूरत है, लेकिन इन जरूरतों में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हमारी ज़रूरतें ज़्यादा पूरी हो। वैसे तो रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों का फ़ायदा हो, लेकिन इसमें समन्वय होना तब ज़्यादा ज़रूरी होता है जब खास करके एक देश का चरित्र अब तक संदिग्ध रहा हो। और ऐसे में हिंदुस्तान क्या सोचता है अमेरिका के प्रेसिडेंट के इस ट्रिप के बारे में, उनके इस दौरे के बारे में, इस विषय पर अगले 1 घंटे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी बने रहेंगे, साथ साथ में आप भी बने रहेंगे। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले मुद्दे को देखते हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत पर टिकी हैं। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर जवानों का कड़ा पहरा है। जमीन और आसमान से निगरानी रखी जा रही है। कारण भी साफ है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा इस वक्त भारत में है। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। जब इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष गले मिले तो इस दृश्य का नजारा अद्भुत था। ओबामा की भारत यात्रा सिर्फ 26 जनवरी के समारोह में शिरकत करने के लिए नहीं है, बल्कि इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हो सकते हैं। 1 दशक पहले दोनों देशों के बीच हुआ डिफेंस और सिक्योरिटी टाई अप रिन्यू हो सकता है, जो कि इस साल एक्सपायर हो जाएगा। डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर इस टाई अप को रिन्यू कराना दोनों ही देशों के लिए अहम है, क्योंकि अमेरिका से अगर कोई भी देश सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है तो वो है भारत। भारत को भी देश की सुरक्षा के लिए सबसे आधुनिक हथियार चाहिए और वो हथियार उसे अमेरिका जैसे सबसे ताकतवर देश से ही मिल सकता है। इसके अलावा 2008 से भारत अमेरिका के बीच में जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट अटका हुआ है, उस पर भी सहमति बन सकती है। अमेरिका भारत को कई महत्वपूर्ण खुफिया सूचनाएं दे रहा है। हालांकि कुछ साल पहले तक अमेरिका का रवैया भारत के पक्ष में नहीं था। भारत का बड़ा आकार और बढ़ती अर्थव्यवस्था, साउथ एशिया में चीन को टक्कर देने की क्षमता, इन सब की वजह से अमेरिका भारत के साथ दोस्ताना संबंध चाहता है। साथ ही भारत आतंकवाद से निपटने के लिए अमेरिका से ज्यादा सहयोग चाहता है। बराक ओबामा की ये यात्रा प्रतीकात्मकता तक ही सीमित नहीं रहेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस यात्रा से दोनों ही देशों के बीच कुछ अहम और महत्वपूर्ण समझौते जरूर होंगे। नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा में कई ऐसी खूबियां हैं जो एक समान हैं। दोनों ही राष्ट्र प्रमुख देश के वंचित तबके से ऊपर पहुंचे हैं। ये किसी लोकतंत्र में ही संभव है। यही गणतंत्र की गरिमा है, जिसमें हर कोई अपनी काबिलियत के बूते कुछ भी हासिल कर सकता है। कहना गलत नहीं होगा कि दोनों देशों के बीच पहले से भी ज्यादा मजबूत रिश्ते बन रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते रिश्ते पाकिस्तान सहित दुनिया के कई देशों की आंखों में भारत अमेरिका की ये दोस्ती खटक रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर भारत अमेरिका ने साथ चलना शुरू कर दिया तो दोनों मिलकर दुनिया की तस्वीर बदल सकते हैं। एक कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? सुरेश जी जय हिंद, मैं मुकुल शुक्ला मुंबई से। हाँ, आज का जो आपने विषय उठाया है कि ओबामा के भारत दौरे को हम किस तरीके से देखें, किस नजरिए से देखें, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ओबामा का जो भारत दौरा है वो एक तरीके से दोनों देशों की जरूरत है। आज अमेरिका को जितना भारत की जरूरत है उतना ही भारत को अमेरिका की जरूरत है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से देखें या सामरिक दृष्टि से देखें तो अमेरिका जो है उसको इस एशिया में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को कहीं ना कहीं उस पर भी उसका असर आ रहा है और भारत उसमें अगर उसका साझीदार बनता है इस दबाव को कम करने में तो उसके लिए एक बड़ी अच्छी बात हो रही है। दूसरी चीज, जिस तरीके से इस्लामिक आतंकवाद पाकिस्तान
बढ़ा रहा है और चीन उसमें एक खतरा बना हुआ है अफगानिस्तान के फ्रंट पे भी, जहां पे कि उसको अपनी सेना निकालने के लिए कोई ना कोई सहयोगी चाहिए, और पाकिस्तान अकेला देश है जो कि इस समय मदद कर सकता है उसकी, लेकिन फिर भी एक दबाव चाहिए उसे भारत के तौर पर भी। लेकिन एक और नजरिए से हमें देखना चाहिए कि मोदी जी ने ओबामा को इस समय इसलिए भी बुलाया है क्योंकि वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि भारत एक ग्लोबल पावर है। बिल्कुल, अब बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ ब्रिगेडियर अमृत कपूर, रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़े हुए। आपका स्वागत है कपूर जी। मैं ऐसी जब घटनाएं होती है तो मैं उसको कई एंगल से देखता हूं। ये भी एंगल से देखता हूं कि हमारे महापुरुष, खास करके जब हम राज्यों के विषय आता है, सरकार का विषय आता है, तो ये सोचते हैं कि वो होते तो क्या करते। शिवाजी महाराज के नज़रिए से अगर हम देखें तो जब ब्रिटिशर्स और ख़ास करके कुछ पोर्तुगीज़ और वो लोग जब भारत में आने लगे थे, तब उनके प्रति शिवाजी महाराज ने नज़रिया क्या रखा था। ज़्यादातर लोग उनके साथ अलग प्रकार का व्यावसायिक लेन देन करते थे जो व्यापारिक तौर पर होता था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम आपसे व्यापार करेंगे, लेकिन व्यापार के बदले हमको आपसे पैसे या सोना नहीं चाहिए, हमको आपके पास जो अत्याधुनिक हथियार है वो चाहिए। तब वो देने को तैयार नहीं हुए तो शिवाजी महाराज ने अपने राज्य के क्षेत्र में उनको व्यवसाय नहीं करने दिया, मजबूरी में उनको देना पड़ा, क्योंकि मुंबई के पास में और बहुत बड़ा व्यापक समुद्र किनारे पर महाराष्ट्र का बहुत बड़ा क्षेत्र जो शिवाजी महाराज जी के पास था, तो उस विदेशी व्यापारियों को, सरकारों को झुकना पड़ा और उन्होंने वो शस्त्र देने शुरू किए। क्या हम अमेरिका के साथ शिवाजी महाराज के नीति को अगर देखें, उस नज़रिए से देखें, तो अमेरिका को हमारी ज़रूरत है और हमें शस्त्र के तौर पर, क्योंकि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और आतंकवाद के बदलते स्वरूप और उस पश्चिम के फ्रंट पर होता उनका पराजय और उसके बाद हमारे तरफ उनके आने की संभावनाओं को देखते हुए, क्या हमने उनकी तरफ हमारे ज़रूरत के एंगल से देखना चाहिए? इस दिशा से इस ट्रिप को, इस बातचीत को, इस संबंधों को बढ़ाना नहीं चाहिए क्या? ये मुझे आपसे सवाल है कपूर जी। जो आपने कहा है उसका मतलब कि ये शिवाजी का एग्जाम्पल दिया है वो वैलिड है आज के दिन भी। और इसके अंदर जो मेन चीज़ ये है कि अभी तक हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट थे ईस्टर्न ब्लॉक के हथियारों के ऊपर, और जब अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन था तो उस समय ये हथियार अलग अलग उनके जो राज्य थे उसमें मैन्युफैक्चर होते थे। उसके बाद में जब ये टूट गया तो रशिया का कंट्रोल नहीं रहा, उसके अंदर हमें फिर बहुत दिक्कतें आनी शुरू हुई। हालांकि हम बहुत कंफर्टेबल हैं जो रशियन ओरिजिन और ईस्टर्न ब्लॉक ओरिजिन के हथियारों से, वही अभी तक हमारे ज़्यादा आर्मी में उसी से हम लैस हैं। लेकिन अभी कुछ हालात ऐसे चेंज हो गए हैं कि रशिया मतलब वो तो ना केवल ये कर रहे, ना केवल सर्विस दे रहे, बल्कि सर्विस के नाम पर ब्लैकमेलिंग भी बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। वो बहुत करते हैं क्योंकि अभी हम लोग फंस गए उनके साथ में, क्योंकि हमारे जितने भी हैं, आप देखिए टैंक देखिए, जहाज देखिए, वो सारे सोवियत ओरिजिन के हैं और उनके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग जो पुरानी स्टेट्स थी तो उसके अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं। रशिया का उसमें कंट्रोल नहीं है, तो उन्होंने हमको फिर ब्लैकमेल करना शुरू किया। तो इस समय हमारी ज़रूरत शुरू से थी, लेकिन आपने जैसे शुरू में बताया है कि अमेरिका कभी भी उसने दोस्ताना हाथ हमारी तरफ नहीं बढ़ाया पहले। जैसे आपको मालूम है कि 1971 की लड़ाई के अंदर भी उसका बहुत बड़ा कारण हमारा रूस के साथ संबंध होना और उनका पाकिस्तान के साथ वो रूस के साथ तो हमारे आगे भी थे, बट उनका जो यहाँ पर अभी है, उनको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहिए है। जैसे कि चाइना ने अपना एक जो रिंग इंडिया के आसपास करने के लिए एक एशियन पावर बनने के लिए उन्होंने किया था। उन्होंने अपने आसपास नीचे आपके पाकिस्तान एक साइड में, नेपाल एक साइड में, भूटान एक साइड में, बांग्लादेश और नीचे श्रीलंका, तो हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश की। लेकिन अभी जब से मोदी जी आए हैं तो उन्होंने भी उस चीज़ को काउंटर किया है। एक हमारी कहावत होती है फौज में, इफ़ यू आर बिहाइंड द एनमी यू कैन ऑल्सो बी बिहाइंड द एनमी। तो वो हमने मोदी जी ने बड़ी खूबी से ये चीज़ की है। उन्होंने जाकर जापान के साथ में रिलेशंस उनके साथ विजिट किया, उन्होंने नेपाल में किया, उन्होंने भूटान में किया और उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को बांग्लादेश में भेजा। और अभी आप देख रहे हैं कि उनकी ये पॉलिसीज़ का असर ये हुआ है
कि राजापक्षा जो कि श्रीलंका का प्रेसिडेंट जो कि चाइना को सपोर्ट कर रहा था, उनको बेस फैसिलिटी दी, उनको डॉकिंग फैसिलिटीज उनकी सबमरीन्स के लिए दी, उनको फ्री होल्ड लैंड दे रहा था पोर्ट बनाने के लिए, तो वो अभी वो उनको रिव्यू करने लगे हैं। तो ये बल्कि वो सरकार अब वो एक तरीके से एंटी चाइना स्पिरिट के ऊपर आई हुई है। तो जो आपका सवाल था कि ये अभी हमें वो आधुनिक हथियारों के लिए, ये हमारा डिजायर, मैं आपको ये बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से भी शुरू से रहा है, लेकिन हमको वो एक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको मुहैया कराने के लिए वो उनकी रिजर्वेशंस थी हमेशा, उनके कुछ एक शर्तें होती हैं हमेशा। उनके पास में जो टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड की नंबर 1 है, हमको मानना पड़ेगा अमेरिका के पास में, क्योंकि वो रिसर्च पर और बाकी चीजों पर काफी खर्चा करते हैं। R&D पे जनाब वो जितना पैसा खर्च करते हैं कोई दुनिया में नहीं करता। मैं आपको ये बताता हूं कि हमने एक जहाज अभी तक तेजस वो बनाया है इतने 30 सालों की मशक्कत के बाद में, और रशिया के अंदर और अपना अमेरिका के अंदर एक टाइम के ऊपर 500 जहाज ड्राइंग बोर्ड के ऊपर होते हैं साहब। ये देश है वो R&D पे इतना पैसा खर्च करते हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी है। लेकिन हमारी कुछ शर्तें हमेशा ये रही हैं कि हम लोग इतना पैसा नहीं हमारे पास कि आउटराइट हम खरीद सकें। हम क्या करते हैं कि अगर आपने जैसे 126 अभी जेट्स हमने फ्रांस से राइफल से जो लेने हैं, तो हमने वो 10 उनसे हम सेमी नॉकडाउन कंडीशन में खरीदेंगे या स्टेट में दे भी उनको फ्लाई करके ले आएंगे, बाकी हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके हिंदुस्तान में करेंगे। तो लेकिन जब हम 2014 में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं और जब उसका प्रोडक्शन होने में 5 साल बाद शुरू होती है, तब टेक्नोलॉजी फिर बदल जाती है। रशिया के साथ भी हम वो डील आज करें। ऐसी बात नहीं है। ये जितने भी आधुनिक वेपन्स होते हैं इनका जो पीरियड होता है, अभी जैसे हमारे पास 60 विंटेज के अभी तक चल रहे हैं मिक्स, 65 विंटेज के या 70 विंटेज के, तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 30 से 40 साल होता है। वो इतनी जल्दी नहीं हो सकते। लेकिन मैं उसका जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो अमेरिका करता है लगातार R&D के ऊपर स्पेंड होता है और आपके अपग्रेड होते रहते हैं। हमारे देश में अपग्रेड नहीं होते क्योंकि हमने अपनी क्षमता शुरू से नहीं बढ़ाई। हमने जो DRDO जो थी एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनको हमने इतनी अहमियत नहीं दी, या उन्होंने काम नहीं किया, या उनको करने नहीं दिया। और जो सुपर पावर्स हैं जो कि हमको जो कि निर्यात करती थी हथियार, वो उनका इन्फ्लुएंस भी रहा। उनका इन्फ्लुएंस रहा। बिल्कुल। हमें कॉलर के पास चलते हैं, जिसको आर्म्स लॉबी कहते हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, हम बातचीत जारी रखेंगे। हमने आज ब्रिगेडियर अमृत कपूर जी को, रक्षा विशेषज्ञ को, इसलिए बुलाया क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि मैं शिवाजी महाराज के नजरिए से इस ट्रिप की तरफ देख रहा हूं, इसकी यात्रा की तरफ देख रहा हूं। अमेरिका हमारे साथ बाजार के तौर पर देख रहा है, हमें बाजार के तौर पर देख रहा है और अपने उत्पादकों को यहाँ मार्केट खोलना चाहता है, लेकिन हम उनकी तरफ किस नज़रिए से देखें, इसलिए हमने अमृत कपूर जी को यहाँ पर बुलाया है। इसके सांस्कृतिक भी पहलू है, व्यापारिक भी पहलू है, और भी कई पहलू है, विदेश नीति के पहलू है, विभिन्न पहलुओं पर भी बात करेंगे, लेकिन हमारा फोकस सामरिक रहेगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सुरेश जी, जय हिंद। नमस्कार, अशोक पंचाल दिल्ली साधना से बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी, मैं ओबामा जी हमारे देश में पधारे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उनके लिए बहुत मतलब धन्यवाद है। और मैं आगे ये बोलना चाहता हूँ कि ओबामा जी को मैसेज देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि ओबामा जी, राक्षस पालोगे तो राक्षस आपको ही नुकसान देंगे। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? देखिए, अमेरिका हमको जो है बिजनेस पार्टनर समझता है, तो कहीं ये रशिया को इग्नोर तो नहीं कर रहे हम। रशिया को जो है, रशिया ने हमको जो सपोर्ट किया था, उसके बेस पर जो है हम कहीं अमेरिका को प्रेफरेंस तो नहीं दे रहे हैं इस वजह से। धन्यवाद। कपूर जी को मैं इस सवाल पे पूछना चाहूंगा, जब भी हमारे किसी और देश के साथ बातचीत की और रिश्ते की बात आती है कपूर जी, तब बात आती है कि रशिया का क्या होगा। देखो, आजकल कोई अलाइनमेंट तो रही नहीं। पहले हम नॉन अलाइंड थे, अभी हम किसी के साथ में अलाइंड नहीं है क्योंकि यूनिपोलर वर्ल्ड है। अमेरिका सबसे बड़ी ताकत है। हमने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखने हैं और हमने अपने दूसरा मुझे ये भी लगता है, जवाब में ये भी कहना चाहिए कि रशिया हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, रशिया हमारी वीकनेस नहीं होनी चाहिए। हाँ, उनको हम ये नहीं काउंटर भी नहीं करेंगे, उनके साथ भी रखेंगे। मैं जो कह रहा हूं कि आजकल हमारे होते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अगर हमको अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे हथियार रशिया से मिलते हैं, उनसे लेंगे।
अच्छे टेक्नोलॉजी, अच्छे हथियार हमें यूएसए से मिलते हैं, उनसे लेंगे। यूरोप से मिले उनसे, यूरोप से मिलते हैं वहां से लेंगे, जापान से मिलते हैं। अभी जैसे हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर पीसफुल पर्पसेस के लिए जो पावर जनरेशन के लिए वो जापान ने भी ऑफर किया है, उनके पास बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो हमें जहां से सस्ती मिलेगी, जहां से अच्छी मिलेगी, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छा होगा, तो वहां से हम लेंगे। अभी हमने जैसे पहले सारे हमारे पास जहाज हैं वो सारे सोवियत यूनियन के हैं, ईस्टर्न ओरिजिन के। अभी यूरोप के अंदर गए हैं, अभी राफेल हमने लिया है, वो एक 3-4 देशों के गुट का उन्होंने बनाया हुआ है। तो जहां से हमारा किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं है, मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं। हिंदुस्तान अभी भी वैसे ही रहेगा, एक इंडिपेंडेंट, और हमारे कोई भी रशिया के साथ में कोई भी संबंध खराब नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज भी हमने एक... उनसे विक्रमादित्य लिया है जो कि 15,000 करोड़ का है। बिल्कुल, ठीक है। अब मुझे कई लोग ये कहते हैं कि ये हमें इस प्रकार से विदेश नीति को देखा जाता है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका और भारत के साथ रशिया, अब उल्टा हो जाएगा कि भारत के साथ अमेरिका हो जाएगा तो रशिया पाकिस्तान के साथ होगा। मुझे लगता है कि भारत की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो रशिया और अमेरिका दोनों के भी पेट भर सकता है इस डिमांड के, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना फंड तो है नहीं। कपूर जी। हाँ, नहीं मैं नहीं, आपका मेरा कहना यह है कि बहुत बार लोग ये कहते हैं कि अगर हम अमेरिका के पास जाते हैं, हमारे संबंध इनसे ज़्यादा दृढ़ होते हैं, तो रशिया पाकिस्तान की तरफ हाथ अपना बढ़ाएगा। लेकिन पाकिस्तान की आबादी, पाकिस्तान का रक्षा बजट और पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी को देखते हुए रशिया को भारत ने ये कन्विंस करना चाहिए, या हो सकता है कन्विंस करने का प्रयास मोदी कर रहे हो कि आपके लिए हम दोनों देशों से व्यापारिक रिश्ते रख सकते हैं। देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, जो रशिया की इतनी एक क्षमता नहीं है कि जैसे अमेरिका वहाँ पे उनको $2 बिलियन, $3 बिलियन उनको एड देता है, जिसके ऊपर उनकी इकोनॉमी भी चल रही है और उनकी आर्मी भी चल रही है। और रशिया के पास में ऐसी क्षमता नहीं है, और ऐसी कोई भी हमको एप्रीहेंशन नहीं होनी चाहिए कि अगर हम करीब जाते हैं अमेरिका के तो रशिया उनके साथ अलाइन कर जाएगा। उनके साथ वो अलाइन करके उसको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि पाकिस्तान भी बैंकरप्ट स्टेट है, उनके पास पैसा नहीं है कि अगर उनसे कुछ खरीदना चाहें। अभी यूएसए से तो इनको मिल जाता है, तो पाकिस्तान को उसके साथ में अलाइन करने का उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उसके साथ में। और जो पाकिस्तान है वो उसकी अलाइनमेंट है चाइना के साथ, और चाइना जो है वो रशिया के उनके इतने अच्छे संबंध नहीं हैं। हालांकि वो टेक्नोलॉजीज़, उसने सारी टेक्नोलॉजी मिसाइल्स की और एयरक्राफ्ट्स की वो सारी चाइना के साथ शेयर की है उन्होंने, और वहाँ पे वो टीओटी करके वो मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी हालत के अंदर अगर हम इस किस्म का, हमारे जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे एक नेचुरल ग्लोबल पार्टनरशिप है, हम दोनों एक जमहूरियत हैं, एक सबसे पुरानी और एक सबसे बड़ी। तो हमारी कुछ वैल्यू सिस्टम हैं, हमारे कुछ और कुछ सिद्धांत हैं, वो काफ़ी कॉमन हैं, जो कि ना पाकिस्तान में है, ना रशिया में है, ना चाइना में है। तो ज़रूरी बात है कि ये जो नेचुरल अलाइनमेंट हो रही है ये बहुत देर से होनी चाहिए थी, लेकिन अभी जो हो रही है उससे हमको कोई फिक्र नहीं रहना चाहिए कि वो हम इधर जाते हैं तो क्योंकि हमने रशिया को भी उतना ही पास रखा हुआ है, उनको कभी हमने नज़रअंदाज नहीं किया है। हम पहले अगर कोई भी वेपन सिस्टम लेते हैं, अगर वो सप्लाई कर सकते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली सप्लाई नहीं कर सकते। अभी हमारे पास आज T-90 जो टैंक्स है, जो हमारा मेन बैटल टैंक है, और उसकी हमें ज़रूरत है, और लेकिन वो सप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल, अपग्रेड भी नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत के दौरे के बहाने
हम अपने विदेश नीति और हमारे रक्षा समझौते से लेके अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर क्या सावधानी होनी चाहिए, या एक लाइन में अगर आज के कार्यक्रम का उद्देश्य कहूं तो हिंदुस्तान कैसे देखता है इस दौरे के तरफ, इस ट्रिप के तरफ, इस टूर के तरफ, इस संबंधों के तरफ, यह आज के बिंदास का विषय है। इसलिए हम कॉलरों को कहेंगे कि आप अपना विचार इस कार्यक्रम में रखें। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उस पर भी आप बात कर सकते हैं, आप स्काइप के द्वारा वीडियो कॉल कर सकते हैं और आप सोशल मीडिया के द्वारा अपनी बात को रख सकते हैं, जो नीचे हम स्क्रॉल में आपकी बात को रखेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ जी, मैं इरफान अहमद कोलकाता से बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आज जो ओबामा सर आए हैं, वो आकर एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में जो हथियार है, वेपन से, वो हम रशिया से पहले खरीदते थे और अभी हम लोग फ्रांस से फिर अमेरिका पर निर्भर है। तो हम चाहते हैं कि बहुत सारे जो हमारे कंट्री में 125 पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में अपने इंडिया में ही अगर वेपन्स या टैंक ये सब बनाया जाए तो अच्छा होगा हमारे देश के लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, दूसरा, अभी हम लोग इतना सक्षम है कि हम लोग पूरे कंट्री में हमारा इंडिया का लोग जाके सर्विस देते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत सारे। अभी INS कोलकाता हमारे कोलकाता सिटी से गया वो डिफेंस में, तो हम लोग सक्षम है। तो मोदी जी से मेरा यही है कि जो स्किल है वो हिंदुस्तान में ही सब अगर हथियार बने तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारा चीज तो इंपोर्ट करके। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। हम आपको कुछ लाइव में तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि ये इस वक्त राष्ट्रपति भवन में बराक ओबामा का जो डिनर है, रात्रि भोज है, उसको लेकर वहाँ के अंदर के ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये राष्ट्रपति के भवन में द्वार पर, मुख्य द्वार पर, उनके निजी मुख्य निवास पर जो VIP गेट है, VVIP गेट है, वहाँ पर भारत के राष्ट्रपति उनको निजी तौर पर रिसीव करने के लिए दरवाजे के बाहर जा रहे हैं और बराक ओबामा भारत के राष्ट्रपति भवन पहुँचे हैं, उनका वहाँ पर स्वागत हो रहा है। भारत सरकार के राष्ट्रपति, भारत के प्रथम नागरिक वहाँ पर बराक ओबामा जी का स्वागत कर रहे हैं। उनके साथ और कौन कौन है, कैमरे में भी थोड़ी देर में दिखेगा, ये उनका प्रवेश हो रहा है। मिस्टर एंड मिसेस प्रेसिडेंट बराक ओबामा और मिशेल ओबामा आए हैं। ये राष्ट्रपति भवन के अंदर उनका प्रवेश हो रहा है। रात्रि भोज के लिए भारत के राष्ट्रपति ने उनको आज निमंत्रित किया है। कुछ चुनिंदा अधिकारी उनके तरफ से भी और कुछ भारत के तरफ से भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। ये इसमें जो अपडेट आता रहेगा हम आपके सामने स्क्रीन पर, वो वीडियो भी चलते रहेंगे और हम बातचीत भी करते रहेंगे। ये भारत के राष्ट्रपति के अभी प्रवेश करने के बाद दोनों भोजन के पूर्व जो बातें कर रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पर भारत सरकार के प्रोटोकॉल मिनिस्टर के तौर पर भूमिका निभा रहे पीयूष गोयल जी भी हैं और राष्ट्रपति भवन का निजी जो स्टाफ है वो भी है। ये थोड़ी देर पहले के विजुअल से, जैसे जैसे हमारे पास ये फुटेज आता जाएगा आप स्क्रीन पर उसको देख भी सकते हैं, हम भी उसकी जानकारी देंगे और आज के विषय पर हम बातचीत को जारी रखते हैं। मैं कपूर साहब जी के पास जाऊंगा, ब्रिगेडियर कपूर हमारे साथ है। कपूर जी, जिस प्रकार की बात इस कॉलर ने की और मोदी ने भी मेक इन इंडिया का नारा दिया हुआ है, तो क्या हम ये जो सारी चीज़ें बाहर से ले रहे हैं, ये भारत में बनाने के लिए जो मोदी ने कल्पना की है कि 100% FDI जो रक्षा क्षेत्र में कह रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने थोड़ा उसका मॉडर्नाइज वर्जन लाया है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग करो, हम आपसे 100% लेंगे। इससे ये जो कॉलर कह रहा है, ये इसकी पूर्ति होगी क्या? नहीं, जो कॉलर कह रहा है बिल्कुल वो सही कह रहा है। उसी दिशा के अंदर जब से मोदी जी आए हैं उसी दिशा में काम कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारे किसी देश के ऊपर डिपेंडेंस ना हो, क्योंकि वो सही समय के अंदर आपको धोखा दे सकता है। जैसे टाइम के ऊपर अगर आपको उस समय फिर ब्लैकमेल करते हैं, मतलब हमें जैसे इसके लिए बोफर्स गन
कारगिल वॉर के लिए उसका हमारे पास एम्यूनिशन नहीं था, हमको ब्लैक मार्केट में बहुत 10 गुना दाम पे खरीदना पड़ा। तो इस तरह की चीज़ करने से ये जो स्कॉलर का ये था कि हमारे पास क्षमता है, ज़रूरी क्षमता है, लेकिन हमने R&D के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, और हमारे पास कंटिन्यूसली जो डेवलपमेंट प्रोसेस हमारी कंट्री के अंदर है उसको बहुत ज़्यादा इम्पिटस देना पड़ेगा, और वो होना चाहिए। मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ और वो हो भी रहा है। हम चाहते हैं, आज इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इम्पोर्टर ऑफ आर्म्स है, और हमारा सारा जो पैसा है वो बाहर जा रहा है। आज उसी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो अदरवाइज कई गुना बढ़ सकती है। आज हमारा जो बड़ा जो इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर जा रहा है, तो हम अगर देश में बना सकते हैं। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि उस दिशा में ऑलरेडी मोदी जी स्टेप्स ले रहे हैं मेक इन इंडिया का, और अभी भी कोई 4 समझौते हुए हैं अमेरिका के साथ में, और वो हमें इस चीज़ के अंदर मदद करेंगे और हम अपने करना। लेकिन इसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा हथियार भी अगर आपने अपने देश में मैन्युफैक्चर करना है तो उसको ड्राइंग बोर्ड से लेकर और इंडक्शन तक आर्मी में उसमें 15 साल लग जाते हैं। तो आज अगर कोई चीज़ शुरू होती है तो आप ये सोच लीजिए वो आपको 15 साल, लेकिन हम जब प्लानिंग करते हैं हम उसको क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट करते हैं, हम आगे फ्यूचरिस्टिक 15-20 साल लेकिन इस चीज को फास्टर किया जा सकता है, इसको काम वो कर रहे हैं, फास्टर तो कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि बट इन चीजों को आप कितना फास्ट कर सकते हैं साहब? ये सिर्फ पहले तो उसको डिजाइन करना है। आपके पास एक हथियार है। अब अमेरिका में अगर वो राइफल आपने जाके वहां से खरीदनी है, वहां पे जाकर आप शोरूम से जाकर 200 राइफल खरीद सकते हैं। हमारे पास वो इंसेस 1 है, वो पिछले 20 साल से है, और हम एक भी राइफल नहीं बना सके साहब। तो इसके लिए R&D की जरूरत है। ये नहीं कि हो नहीं, जो मैं ये नहीं कह रहा हो नहीं सकता। बिल्कुल, मैं आपके बातचीत के बीच में एक टोकता हूं। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी रात्रि भोज में पहुंच रही है, और इस रात्रि भोज में कुछ मुख्यमंत्री और देश के कुछ उद्योगपति, ब्यूरोक्राट्स, थोड़ी देर पहले आपने देखा हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी आए थे और वो भी इस कार्यक्रम में गए। ऐसे विभिन्न नाम यहाँ पर आ रहे हैं। साथ साथ में हम बातचीत को जारी रखते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, उनकी राय भी लेते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, नमस्कार सर, मेरा नाम नितिन शर्मा है सर। प्रथम मैं सुदर्शन न्यूज के समस्त चैनल वालों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उसके बाद सर मेरा एक क्वेश्चन था, जो आपके यहाँ अतिथि आए हुए हैं इनसे ये क्वेश्चन था मेरा कि जब हम अभी कुछ टाइम पहले हम एक मिसाइल का प्रक्षेपण कर रहे थे, जिसके अंदर हमने यूएस की सैटेलाइट की मदद ली थी, और हमारी वो जो यूएस की सैटेलाइट की मदद, हमारी उस मिसाइल का प्रक्षेपण जो था वो हमारा अनसक्सेसफुल रहा था किसी कारण की वजह से। जब हमने इसरो से पता किया, इसरो ने पता किया इस कारण का, तो पता चला कि हमने यूएस की सैटेलाइट की मदद लेनी थी। वो सैटेलाइट जब हम मिसाइल का प्रशिक्षण कर रहे थे, उन्होंने वो सैटेलाइट 15 सेकंड या 15 मिनट के लिए बंद कर दी थी। तो हमारी वो रीजन उसके पीछे, उसके प्रक्षेपण को अनसक्सेसफुल होने के पीछे रीजन ये था कि वो सैटेलाइट बंद हो गई थी। अगर वो सैटेलाइट हमारी इंडिया की होती तो शायद हम उसका प्रक्षेपण सही से कर पाते। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यूएस की उस मोनोपोली का शिकार होने जा रहे हैं कि उसकी अगर टेक्नोलॉजी हमारे साथ है तब तो ठीक है, अगर उसकी यूएस की टेक्नोलॉजी हमारे साथ नहीं देती तो हम बिल्कुल उस केस में क्या होगा। धन्यवाद कपूर जी। एक भय हमेशा बना रहता है, खास करके ऐसे लोगों के साथ, जब बड़े लोगों के साथ इस प्रकार के रिश्ते होते हैं तो पता नहीं वो कब मुकर जाए और उस स्थिति में आपको कैसा सामना करना पड़े। ये कॉलर की जो चिंता, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, पहली बात है इसको इकोनॉमिक सैबोटाज कहा जाता है, और ऐसी चीज़ें वैसे इस लेवल के ऊपर होती नहीं हैं, क्योंकि उनका सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, उन्होंने आगे भी हमें सैटेलाइट्स देनी है, आगे भी उन्होंने बिजनेस करना है, और अगर उनकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाती है तो वो फिर आगे हम उनके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास में हर एक चीज़ की क्षमता नहीं होती है, और अगर हर एक चीज़ की वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती है। अगर आपने आज एक पर्टिकुलर किस्म की सैटेलाइट है जो पर्टिकुलर किस्म का काम करती है, उसको एक मिसाइल लॉन्च करने के लिए, उसके ट्रैकिंग के लिए जो दुनिया के अंदर जो ओपन मार्केट के अंदर चीज़ें अवेलेबल होती हैं, हम उनको हायर करते हैं। हमारी भी कई सैटेलाइट्स आकाश में हैं जिनको कि दूसरे देश हायर करते हैं।
तो इसके अंदर होता है, मैं ये नहीं, इसको मैं डिनाई नहीं करता कि इसमें सैबोटाज नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी देश इस किस्म की कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो उसने फ्यूचर भी देखना, सिर्फ एक उसने हमारी मिसाइल का उसने नहीं देखना। फिर और इसके साथ साथ जो मेरा दूसरा सुझाव है कि हमें यस अपनी खुद टेक्नोलॉजी, हालांकि जो सवाल इन्होंने सैटेलाइट विषय का बताया, मैं आपको दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सैटेलाइट छोड़ने वाला देश में भारत है। और अब तो सैटेलाइट लॉन्च करने वाली स्थिति में भारत तो अमेरिका को भी पास कर रहा है। इसलिए सैटेलाइट इस टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़े हैं। जिन जिन विषयों में हमने रुचि ली और हमने उस पर फोकस किया, हम उसमें आगे बढ़े हैं। आज सॉफ्टवेयर में हम दुनिया में, बल्कि अमेरिकी सुरक्षा कंपनियों को भी सॉफ्टवेयर देने की स्थिति में आज भारत है। तो अगर हम ठान ले तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम रक्षा उत्पादकों के बारे में ये नहीं कर पा रहे, ये वास्तव है। हम आपके सामने अमेरिका को जब हम देख रहे, अमेरिका के साथ रिश्ते बना रहे, तो अमेरिका के इतिहास को भी देखना चाहिए, समझना चाहिए। जरा अमेरिका इस विषय पर एक छोटी सी नजर डालते हैं कि क्या है अमेरिका। देश, विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका का इतिहास काफी पुराना है। कोलंबस से पहले अमेरिका का इतिहास। कोलंबस यहां एक नाविक के रूप में आया और यहां पर आकर वो लोगों से घुल मिल गया। बाद में उसने रणनीति अपनाकर यहाँ के लोगों के ऊपर विजय प्राप्त की। इसके बाद 17वीं शताब्दी में यहाँ पर कोलंबस ने फिर से यात्रा की। कोलंबस के जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये उनके वहाँ के संघर्ष के भी वीडियो है। जानकारी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि स्क्रीन पर दिखने वाले ये जो वीडियो है, वो ये वीडियो है जो अमेरिका में भी जो संघर्ष हुए हैं, नागरिक अधिकार के जो युद्ध हुए, वो आप देख रहे हैं। ये नागरिक अधिकार का युद्ध अमेरिका में हुआ था, जिसके बाद वहाँ के नागरिकों को दूसरे अधिकार मिल पाए। अमेरिका में गुलामी प्रथा थी, उस गुलामी प्रथा के विरुद्ध वहाँ पे एक सिविल वार हुआ था, एक विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह के बाद वहाँ के नागरिकों को संपूर्ण अधिकार मिल पाए। अब्राहम लिंकन को उसका अग्रणी माना जाता है क्रांति दूत में। अमेरिका तमाम उन्नतियों के बावजूद 9/11 का जो वहाँ पर आतंकी हमला हुआ था, उसने अमेरिका की आर्थिक स्थिति को न सिर्फ डगमगाया, बल्कि वहाँ के लोगों के विश्वास में भी एक घोर कमी आई। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका फिर से उठकर खड़ा हुआ। उस न्यूयॉर्क के उस जगह पे फिर से ट्विन टावर्स बने। आज अमेरिका विश्व में शांति की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ओबामा के भारत दौरे के समय पूरा विश्व भारत और अमेरिका की तरफ निगाहें जमा रहा है। अमेरिका एक ऐसा भूखंड, आज जो अमेरिका का देश का जो स्वरूप है, इस देश के इतिहास की तरफ अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि कभी एक खाली भूखंड था, जो आबादी थी वो पश्चिम की तरफ थी, पूर्व की तरफ थी, उसके बाद वो मध्य और यूरोप की तरफ बढ़ी। और जब अमेरिका के भूखंड की जानकारी पता चली कोलंबस को, हालांकि उसके पहले वहाँ पर एंग्लो इंडियंस के रूप में, आज जिनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है, वो वहाँ रहते थे, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र था जहाँ पर नैसर्गिक दृष्टिकोण से भी नेचुरल बहुत बड़ी संपदा थी, प्राकृतिक संपदा थी। और जब कोलंबस वहाँ पर गया तो उन्होंने उसका खोज किया, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद यूरोप से लेके बहुत बड़े क्षेत्रों से, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों ने वहाँ पर जाकर बसने के लिए शुरुआत की। ऐसा कहा जाता है कि आप जितने ज़मीन पर कब्जा कर सकते थे, उस ज़मीन पर आप कब्जा कर लीजिए और उसके ऊपर आप खेती करिए, माइंस करिए, आपको जो करना है करिए, आप उसके मालिक हैं, मेयर हैं, राजा है। इस तरीके का स्वरूप वहाँ पर था। लेकिन जब दुनिया से जाने वाले देशों की आबादी संख्या वहाँ पर बढ़ी तो एक दूसरे के हितों का टकराव शुरू हुआ। और अमेरिका में आज भी जो आबादी है वो यूरोप की है, यूरोप की करीब करीब हर देश की है, ब्रिटेन की है, ऑस्ट्रेलिया की है, भारत की है, अफ्रीका की है। कोई ऐसा दुनिया का देश नहीं जो अमेरिका में बसा हो।
मूलतः अगर कहा जाए तो मूलतः अमेरिकन कोई भी नहीं है, ये इनका ओरिजिन किसी ना किसी देश के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जब एक दूसरे के टकराव बढ़ने लगे तब वहाँ पर सरकार नाम के व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई और वो अमेरिकन की होनी चाहिए ऐसा भी आवाज़ उठाया गया, क्योंकि आने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि तुलना में उनसे पुराने रहने वाले लोगों के हितों का वहाँ पर अनदेखी हो रही थी। ऐसे में नागरिक अधिकारों का युद्ध शुरू हुआ और वो ब्रिटेन के खिलाफ ही चला और उसके बाद अमेरिकन का विजय हुआ। 3 शतक से भी कम का आयु वाला ये देश आज आश्चर्यजनक तरीके से दुनिया का नेतृत्व पिछले कई दशकों से कर रहा है। इसमें उसकी विशेषता की सारी बातें आती है। कपूर जी, जिस प्रकार से अमेरिका का इतिहास है और बहुत ही छोटे से समय में अमेरिका ने अपने आप को न केवल प्रस्थापित किया बल्कि दुनिया के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से भी क्यों ना हो राज किया, इसके पीछे का बेसिक कारण आप क्या मानते हैं? ये होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ये जाकर एक वर्जिन लैंड के ऊपर जैसे ये एक्सपीडिशनरी फोर्सेस ने जाके किया और फिर वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए और अपने आप को मेंटेन करने के लिए इन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया और वो स्ट्रगल करने के बाद में ये लोग वहाँ पहुँचे। और अभी ये है कि ये जितने भी आपने जैसे बताया कि कोई भी अमेरिकन मूल का नहीं है, वो सारे बाहर से आ रखे सेटलर्स है। इट्स ए कंट्री ऑफ सेटलर्स। तो वो जाकर अभी ना तो वापस जा सकते हैं और वहाँ पे इनका मेन जो चीज़ हुआ है संघर्ष इस करके हुआ है कि उसमें इतनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं, इतने ज़्यादा कंट्रीज से हैं। उसमें ब्रिटिशर्स भी हैं, उसमें स्पेनिश भी हैं, उसमें जर्मन्स भी हैं, उसके अंदर ज्यूज़ भी हैं, उसके अंदर रशियंस भी हैं, आप जाके देखो जापानीज़ भी हैं, चाइनीज़ भी हैं। तो आपस के अंदर जब देखो एक ये सिद्धांत होता है कंपटीशन से हमेशा प्रोग्रेस होती है। जब कंपटीशन, तो ये मेरे हिसाब से ये जो कंपटीशन है इस देश को आगे लेके जाता रहा और उसके बाद में इन्होंने संघर्ष भी बहुत किया है इनके। और इन्होंने ये सिर्फ नहीं अपने सीमित नहीं रखा अपनी ज़मीन में। एक चीज़ होती है कि अगर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, एक है अपने आसपास बाड़ लगा लीजिए, डिफेंस बना लीजिए। एक होता है कि अपने बाहर जाइए और अपने इलाके के ऊपर गश्त लगाइए, निगरानी कीजिए। तो इन लोगों ने वो किया है। आपने देखा होगा कोई भी बाहर के आक्रमण, ये सिर्फ 9/11 के सिर्फ अलावा कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोई भी जो युद्ध है वो इनकी धरती पर नहीं हुआ। तो इन्होंने अपने आप को उससे अपने सेव करके रखा इन्होंने। तो इस वजह से इनकी प्रोग्रेस अपनी होती रही। और एक तरीके से ये कहा जाए कि उस देश में वो लोग पहुंचे थे जो संघर्ष करके आए और वहां पर आके उन्होंने उस देश को खड़ा किया। तो पैट्रियोटिज्म बहुत बड़ा है वहां पर। मतलब अमेरिका के यश का बहुत बड़ा कारण उनका देश प्रेम बहुत ज्यादा तगड़ा है, ये भी है। कपूर जी, और वहां पे कोई भी, मैंने भी देखा है, कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि मैं स्पेनिश हूं और यहाँ मैं ब्रिटिशर हूँ। वहाँ पे हर एक लोग गर्व करते हैं कि मैं अमेरिकन हूँ। तो ये चीज़ जो तो देशभक्ति का जो भाव है वहाँ पर बहुत बड़ा पैमाने पर है और अमेरिका के यश का बहुत बड़ा कारण भी उनके देश प्रेम में है, जिसकी कमी हम हमारे पास पाते हैं। तुलना में हमारे पास देशभक्ति की कमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम आपको स्क्रीन पर राष्ट्रपति भवन से आने वाले विजुअल्स को भी दिखा रहे हैं कि वहां पर कौन कौन पहुंच रहा है। हम बातचीत भी जारी रखते हैं और हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हैं, उनके पास भी हम बात करेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो। हाँ जी, हेलो, बोलिए। हेलो सर। हाँ, ऐसा है, ये 19 अमेरिका से जो हमारे ओबामा साहब जो आए हैं इनसे बड़ा दोस्ती तो बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। क्योंकि ये साथ पहले भी दिया है। सन 62 में जब चाइना का अटैक हुआ था तो उस समय अमेरिका से केनेडी ने 7वां बेड़ा भेजा था, लेकिन ये चाइना के अगेंस्ट में रूस ने कोई भी समर्थन न दे करके तटस्थ हो गया था। तो चाइना रसा जो है केवल चाइना के अलावा कम्युनिस्ट कंट्रीज को छोड़ करके बाकी जो दूसरे कंट्रीज है उनसे लड़ने के लिए तो सहायता दे सकता है, लेकिन चलिए धन्यवाद। नहीं, वैसे अभी कोई कम्युनिस्ट कंट्री दुनिया में नहीं रही। अब तो चाइना में भी पूरा उद्योग और वैश्वीकरण की हवा बह रही है।
अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको जरा आज कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं कि मोदी की कितनी बारीकी से किसी भी विषय का प्लानिंग करते हैं, कितने परफेक्शनिस्ट है मोदी जी, हम आपको दिखाते हैं। जब उन्होंने ओबामा को स्वागत करने वो एयरपोर्ट पर गए तो उस वीडियो को देखते हैं कि कितने प्यार से तो वो मिले ही, लेकिन उनका जो परिधान था, जो परिवेश था, वो सैफरॉन शॉल उन्होंने ओढ़ी हुई थी और पूरा भारतीयता का चित्रण उनके साथ आप देख सकते हैं कि पूरी भारतीयता का भी चित्रण उनके व्यक्तित्व में वहां पर दिख रहा था। सैफरॉन शॉल के साथ मोदी जी ने ओबामा का स्वागत किया। ये बात अब तक बाहर नहीं आई है, ना मोदी जी ने ट्वीट की, लेकिन ओबामा मोदी जी के ड्रेस के तरफ और शॉल के तरफ देखकर भी कुछ बोले थे। तो ये परफेक्शनिस्ट है मोदी जी। दूसरा उदाहरण है पूजा सिंह, जो विंग कमांडर पूजा सिंह है, इनको मोदी जी ने इनका प्रोटोकॉल या इनको सलामी देने के लिए काम दिया गया। तो हम देखते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम जो मोदी जी करते, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ और वुमन को लेकर जो बातें पिछले काफ़ी दिनों से मोदी जी ने शुरू की है, उसका उदाहरण उन्होंने इस कार्यक्रम में दिया। आप जो स्क्रीन में वीडियो देख रहे हैं, ये विंग कमांडर पूजा सिंह है जिन्होंने ये सलामी दी है। इसका भारत दुनिया की 2 नंबर की सेना, दो विश्व में इतनी शक्तिशाली सेना है, उस सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए जो प्रोटोकॉल दिया गया वो एक महिलाओं के द्वारा दिया गया और इससे भी उन्होंने एक संदेश पश्चिम को भी देने का प्रयास किया। दूसरा, जो राजघाट पर पौधा लगाया गया, ओबामा ने जिस पौधे को लगाया, उस पौधे को लगाने के पीछे भी नरेंद्र मोदी की जो सोच है, वो सोच दिखती है कि उन्होंने बरगद का पौधा लगाया। बरगद का अब तक जो पौधे लगाए जाते थे उनमें इस प्रकार के पौधे नहीं लगाए जाते थे, ज़्यादातर डेकोरेटिव इसके पीछे का उद्देश्य होता था। लेकिन बरगद का, जिसका कि जो पूरा तरीके से भारतीय भी है और भारत के सोच को अभिव्यक्त करता है, भारत के परिवार व्यवस्था को अभिव्यक्त करता है और साथ साथ में ये आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी भारत का प्रतिनिधित्व देता है। कपूर जी भी शायद इसके पीछे कुछ कहेंगे कि बरगद के पेड़ का ही क्यों उन्होंने लगाया। ये जो पेड़ होता है पीपल का, ये अगर आपको पता होगा पुराने जमाने में हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो इसके नीचे जाके तपस्या करते थे, 10-10 साल बैठा करते थे। उसका कारण ये है, ये एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन एमिट करता है। जैसे दूसरे पेड़ होते हैं दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इसीलिए इसके नीचे लोगों ने, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जिन्होंने तपस्या की, वो इसके नीचे जाकर बैठ के करते थे। तो इसका मेन कारण है। और उन्होंने इस चीज़ को रिलेट किया है एनवायरनमेंट के साथ में, क्योंकि एनवायरनमेंट एक इशू है, उसमें ग्रीन हाउस गैसेज का इस विजिट के अंदर एक इशू है। अभी यूरोप के अंदर जो मीटिंग होने वाली है एमिशंस के ऊपर, कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर, सिग्नेचर्स के ऊपर, उसका भी एक मैसेज दिया है कि हमें क्लीन एयर चाहिए है। हमें यहाँ पर हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा ये पोल्यूशन है हमारे पास। तो उसके लिए उन्होंने ये भी इसके लिए सोच है। जो आप जो कह रहे हो बिल्कुल, जो मोदी जी हैं वो बहुत बारीकी में जाते हैं, हर एक चीज़ के बहुत सोच के करते हैं। जैसे मैंने उसको सिर्फ, जैसे आपने पूजा सिंह का बताया, अगर आप देखेंगे कि उनके जो अंग रक्षक हैं, जो जिस स्टैंड के ऊपर वो सैल्यूट ले रहे हैं, हाँ। उसके भी अंग, हम पायलट्स कहते हैं उसको, हाँ। वो भी दोनों महिला हैं। तो महिला शक्ति, जैसे इन्होंने ये वाला इस बारी थीम भी दी है, ये रिपब्लिक डे के अंदर आप देखेंगे कल सुबह कि 3 कंटिजेंट हैं जो विमेन ऑफिसर्स के हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से पहली बारी हो रहा है। इतने हमारे टोटल 3000 विमेन ऑफिसर्स हैं ये तीनों सर्विसेज के अंदर। उनमें से ये सिलेक्ट करके ये एक बहुत बड़ा, बिल्कुल। तो पीपल का पेड़ भी लगाया और महिलाओं के एम्पावरमेंट की भी बात मोदी जी ने की। ये परफेक्शनिस्ट होने का उनका एक नज़रिया हम आपके सामने रख रहे हैं। साथ साथ में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये भोज की तैयारी हो रही है और राष्ट्रपति और दोनों राष्ट्रपति जो बातचीत कर रहे हैं उसके बाद इस हॉल में आएंगे और यहाँ पर भोजन के साथ चर्चा ही होगी, जिसको डिनर डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको।
चलिए, शायद कॉलर से संपर्क टूट गया। हम आपको दिखाते हैं कि आज दिन भर में भारत अमेरिका के बाद क्या क्या बातें हुई और क्या क्या बातें बनने की संभावना भी है। लेकिन चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़े। हम जानते हैं कि कई कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी आग्रह करते हैं कि आज का जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे में जनरल पॉलिटिकल बातचीत करने के बजाय, आम कमेंट करने के बजाय, अगर आप दिशा निर्देशित या उपयोगी बात को रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम कॉलर से यही उम्मीद करते हैं कि वो इसी प्रकार की बात को रखें। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। मैं विरल मोदी बोल रहा हूँ, द्वारकापुरी, गुजरात से। हाँ, ये जो अमेरिकन राष्ट्रपति आए हैं वो तो हमारे भारत का ये जो बाजार मिल रहा है इसलिए आए, क्योंकि उनको चीन और जापान में तो ऐसा बाजार मिलेगा नहीं। तो मुझे ये जानना था कि ये तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी गुजरात में थे तब भी और अब भी पूरी दुनिया के सभी देशों को व्यापार के लिए बुलाते हैं, तो हमारे स्वदेशी का क्या हुआ? मतलब ये बाजार में सभी विदेशी कंपनियां ऐसी आएगी तो स्वदेशी उद्योग का क्या होगा? बिल्कुल, धन्यवाद। कपूर जी। देखिए, पहली चीज़ है, अगर अमेरिका इधर आया है मार्केट के लिए, आज कोई इसमें डाउट नहीं है कि हमारी 125 करोड़ की आबादी है और ये कंज्यूमर गुड्स या किसी चीज़ के लिए भी बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन हमारा उसके अंदर सिर्फ मार्केट में अगर हम पैसा उसके अंदर वो बनाएंगे तो हम भी बनाएंगे। आज अगर डेवलपमेंट होगी तो हमारी डेवलपमेंट इधर होगी। एक कहावत होती है, री इन्वेंटिंग द व्हील, मतलब कि आप दोबारा से उसको पहिए को उसका इन्वेंशन करना शुरू कर दो, उससे बेहतर है कि कम समय के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हासिल कर सको। नहीं, लेकिन इसके साथ मेरा थोड़ा स्वदेशी विषय पर एक आग्रह है। हाँ। आप अगर पिछले कुछ दिनों से अमेरिका में भी ओबामा को देखेंगे, बल्कि पहले टर्म में भी और इस टर्म में भी और इस महीने में भी, शायद इस हफ्ते में भी उन्होंने यहाँ आने के पहले अपने यहाँ पर अमेरिकन को यह कहा था कि अमेरिका में बने उत्पादकों को आप महत्व दीजिए। तो हमने भारत में इसका आग्रह रखना चाहिए। अगर मैं बहुत आसान शब्दों में समझाना चाहूँ दर्शकों को, तो हम पोटैटो चिप्स, मतलब आलू चिप्स अगर हम चाहिए आलू की तो हम भारत की खाएंगे, लेकिन हमको कंप्यूटर चिप्स अगर चाहिए तो हम वो अमेरिका की ले सकते, जापान की ले सकते। ये हमारी सोच होनी चाहिए ऐसे देशों के साथ अपनी बात करते हुए। हम दिखाते समझौते के कुछ पहलू आपके सामने। विकास और स्थिरता के लिए मिलकर काम करेंगे। 6 साल पहले के परमाणु करार पर अमल के लिए दोनों देशों के बीच सहमति बनी। भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे की रक्षा के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। ऊर्जा सहयोग में भी सहमति बनी, जो दोनों ही देशों के हित में है। दुनिया में शांति, स्थायित्व और समृद्धि के लिए संबंध को और मजबूत करेंगे। बराक ओबामा ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार 60% बढ़ा है। ओबामा ने पीएम मोदी को ईरान को परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल होने से रोकने की कोशिश करने के लिए धन्यवाद दिया। रक्षा क्षेत्र, समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे और आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश मिलकर लड़ेंगे। कपूर जी, ये और भी लंबी लिस्ट है, लेकिन मैंने जानबूझ के इसलिए रोका क्योंकि ये तो हम लगातार दिखाते ही रहेंगे, लेकिन कार्यक्रम के आखिर की तरफ जाते जाते अगर हम ये कहें तो हमने ओबामा के दौरे की तरफ हिंदुस्तान ने किस नज़रिए से देखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए? ये मेन चीज़ है कि हमें कुछ एक जो हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ चाहिए थी और वो हमको इनके दौरे से काफ़ी जो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स थे, फुल स्टॉप कॉमा थे, वो रिमूव किए मोदी जी ने, और इनकी जो पर्सनल इक्वेशन से और अब इनकी केमिस्ट्री से, उससे हमको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और हमारे पास आज ऊर्जा की बहुत कमी है हमारे देश के अंदर। जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है वो न्यूक्लियर डील, जो कि सिविलियन पर्पसेस के लिए, जो कि पावर जनरेशन के लिए है, तो उसको ज़्यादा उसको प्राथमिकता दी गई है। और वो जो एक पिछले 8 साल 2005 में स्टार्ट हुआ था मनमोहन सिंह जी के टाइम के, और उसके अंदर काफ़ी अटकलें थी, उनको दूर किया गया है। उससे अभी ये होगा कि हमें 7 न्यूक्लियर प्लांट्स जो कि आ सकते हैं उनसे यूएसए से वो मिलेंगे। और हमारी आज सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं एनर्जी के ऊपर। एनर्जी नहीं होगी तो आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, इंडस्ट्री नहीं लगा सकते तो आपकी एम्प्लॉयमेंट नहीं बनेगी। जो मोदी जी के जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो प्राथमिकता हैं, बहुत सही हैं, करेक्ट हैं। उन्होंने देखा, अगर मैं इस तरह की, अभी जैसे एक कॉलर का ये सवाल था
कि आप हिंदुस्तान में क्यों नहीं, आप स्वदेशी क्यों नहीं बनाते। यस, बनाना चाहिए। मैं आपसे एक शेयर करना चाहता हूं, अगर आप यूएस के मार्केट में जाइए, वहां पे 90% जो गुड्स हैं वो मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना हैं। उसमें पेटेंट क्या होता है यूएस का, उसके नीचे लिखा होता है पेटेंट यूएस है, और 90% आज मोदी जी ने वहीं से एक ये क्विप लिया है और वो हिंदुस्तान के अंदर मेक इन इंडिया की वो कॉल दे रहे हैं। जब मेक इन इंडिया होगा तो आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडस्ट्री सेटअप होगी तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो ये एक से एक चीज़ें कनेक्टेड है। ये बहुत सोच विचार करके ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं, कौन सी चीज़ें हमको चाहिए हैं। अभी जैसे दूसरी चीज़ मैंने पहले बताया था कि हम लोग सबसे ज़्यादा आर्म्स इंपोर्टर हैं वर्ल्ड के अंदर, और हमारा जो सारा फॉरेन एक्सचेंज है वो सारा बाहर जा रहा है। तो उन्होंने इस करके जो एफडीआई खोली है, उन्होंने इस करके जो आज 4 अहम समझौते हुए हैं वो डिफेंस डील्स के हुए हैं, और आस्ता आस्ता आने वाले समय के अंदर हमको एब्जॉर्ब भी तो करना चाहिए साहब। आज अगर उनसे हम 100 एग्रीमेंट कर सकते हैं, हमारी क्षमता है आज उनको एस्टेब्लिश करना, उनको जमीन देना, उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस देना। आज ये खास मुद्दे थे इसके अंदर, जो न्यूक्लियर डील के अंदर 3 मतलब कि जो क्लॉज थे उसके अंदर एक एनवायरमेंट था। बिल्कुल। और मोदी जी अच्छे निगोशिएटर हैं, और अमेरिका के लिए भारत का दरवाजा अगर किसी भी कारणों से खुलने की, जो पूरा खुलना चाहिए थोड़ा सा कम भी खुलता है, तो अमेरिका के पेट पर इसका असर पड़ेगा, जेब पर तो पड़ेगा ही। और इसलिए अमेरिका भी परिस्थिति का भान रखते हुए भारत के साथ आगे बढ़ रहा है। हम आशा करते हैं एक अच्छी पहल की, अच्छी दोस्ती की, इन संभावनाओं के साथ कि हम इतिहास से भी सीख लेंगे। मैं ब्रिगेडियर कपूर जी का आभार व्यक्त करता हूं, आपने टाइम निकाला यहाँ पर। आप दर्शकों का भी आभार व्यक्त करता हूं। ओबामा की इस पूरे कवरेज पर भारतीय नज़रिए से और भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के नज़रिए से सुदर्शन पर विशेष कवरेज लगातार जारी रहेगी। आज के लिए इतना है। जय हिंद।